Hi, hello, good morning, and I'm back with case scenario 22. Mr. Animesh, a Indian citizen, aged 61, age 61 है, ध्यान रखना भाई, had set up his business in Canada and is residing in Canada since 2020, 2011. So 2011 से मिस्टर अनिमेश कनाडा में रहता है और कनाडा में ही उनका बिजनेस सेटअप है. He owns a house property in Canada, half of which is used by him for his residence and half is given on rent. Converted into INR is 12 lakhs per annum. तो ये जो हाफ पार्ट वो रेंट में दे रखे हैं, ये हाफ ऑफ हिज हाउस इज रेंटेड फॉर 12 lakhs per annum rental. He purchased a flat in Delhi on 13th October 2022 for 42 lakhs. The stamp duty value of flat was 35 lakhs. He has taken a loan from Canada Bank in India of 34 lakhs for purchase of this flat. Interest on such loan for financial year 25-26 was 3 lakhs 14,000 and principal repayment was 80,000. Animesh has given this flat on monthly rent of 32,500 since April 2025. The annual property tax of Delhi flat is 40,000, which is paid by Mr. Animesh whenever he comes to India to meet his parents. Mr. Animesh visited India for 124 days during previous year 25-26. Before that, he visited India in total for 366 days during the period 1st April 2021 to 31st March 2025. सर ये 1st अप्रैल 2021 टू 31st मार्च 2025 इन पीरियड में वो इंडिया विजिट किया है फॉर 366 डेज. सर ये कौन से पीरियड का बात कर रहा है? सर करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के जो 4 प्रीवियस ईयर हैं, लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 366 डेज आपको दे रखा है. नेक्स्ट देखते हैं अब इसका क्या रिक्वायरमेंट है. ही हैड ए हाउस इन रांची which was sold in May 2022. In respect of this house, he received arrear of rent of 2,96,000. तो घर तो बेच दिया था वो 2022 में, बट करंट प्रीवियस ईयर 25-26 में उसे एक अरियर ऑफ रेंट मिलता है 2,96,000 इन Feb 2026 नॉट टैक्स्ड अर्लियर, जो पहले टैक्स नहीं हुआ था. तो इस साल ये टैक्स होने वाला है. जो आपका अरियर ऑफ रेंट है ये इन द ईयर ऑफ रिसीव टैक्स होता है और इसके ऊपर आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है. He also derived some other incomes during the financial year 25-26, which are as follows: profit from business in Canada 2,75,000. So कनाडा में जो उसका बिजनेस है वहां से उसे प्रॉफिट आया है 2,75,000. Interest on bonds of a Canadian company 6,20,000, out of which 50% was received in India. कैनेडियन कंपनी के कुछ बॉन्ड्स वो सब्सक्राइब कर रखा है, उस बॉन्ड्स के ऊपर उसे इंटरेस्ट मिलता है 6,20,000 का, एंड आउट ऑफ दिस 6,20,000 3,10,000 वाज रिसीव्ड इन इंडिया. इनकम फ्रॉम ए एप्पल ऑर्चर्ड इन नेपाल गिवन ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड द ईयरली कॉन्ट्रैक्ट फी of 5 lakhs for financial year 25-26 was received by Animesh in Nepal. So नेपाल में उसका एप्पल का एक बगीचा है, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है और उसे कॉन्ट्रैक्ट फी मिलता है 5 लाख रुपया, और ये 5 लाख रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट फी है ये कॉन्ट्रैक्ट फी वो रिसीव करता है नेपाल में. Animesh has sold 10,000 listed shares at 480 per shares of A Limited, an Indian company, on 15th May 2025, which he acquired on 5th April 2017 at the rate 100 per share. STT was paid both at the time of acquisition at the time of transfer of such shares. Listed shares हैं, STT पे हुआ है both at the time of acquisition and the transfer of such shares. It means सर यहाँ पर अगर
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने ही वाला है, क्योंकि ये है उसका डेट ऑफ एक्विजिशन और ये है उसका डेट ऑफ ट्रांसफर। तो फिर सर यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने ही वाला है, बिकॉज जो आपका लिस्टेड शेयर्स रहता है अगर उनका पीरियड ऑफ होल्डिंग एक्सीड करता है 1 ईयर, इन दैट केस उनको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। और यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने वाला है, इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 12.5% अंडर सेक्शन 11(2)(a) विथ एग्जेम्पशन ऑफ 1,25,000। चलो, on 31st Jan 2018, on 31st Jan 2018, shares of A Limited were traded on a recognized stock exchange as under। तो 31st Jan 2018 का आपको फेयर मार्केट वैल्यू बेसिकली दे रखा है। जो हाईएस्ट प्राइस था वो था 300, एवरेज प्राइस था 290, लोएस्ट प्राइस था 280। अब ये फैक्ट्स को यूज करके आपको यहाँ पर इन 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर अनिमेश फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। सर ये असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए मिस्टर अनिमेश का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होने वाला है? सर उसके लिए अपने को ये चेक करना पड़ेगा, ये जो अपना मिस्टर अनिमेश है इसका कैटेगरी क्या है। सर क्या ये जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है, स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करता है, अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करता है? सर अगर हम देखें, ये जो अनिमेश है ये इंडियन सिटीजन है, सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, हैविंग बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हैविंग टोटल इंडियन इनकम। अब सर वो अपने को दे नहीं रखा, वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट मीन सर यहाँ तक तो सिचुएशन को देख के अपने को ये लगता है, अगर ये एक इंडियन सिटीजन है, हुई सेटल आउटसाइड इंडिया, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और इसका टोटल इंडियन इनकम अपने को मालूम नहीं है। इट मीन अगर इसका टोटल इंडियन इनकम अप टू 15 लाख से, इन दैट केस तो सर ये आ जाएगा आपका स्पेशल कैटेगरी में। लेकिन अगर इसका टोटल इंडियन इनकम एक्सीड करता है 15 लाख, इन दैट केस ये आ जाएगा आपका अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में। अब एक बार उसका टोटल इंडियन इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। सर यहाँ पर टोटल इंडियन इनकम का मतलब क्या है? सर इंडियन इनकम प्लस इनकम फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन व्हिच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और सेटअप्ड इन इंडिया। सर सबसे पहले तो इंडियन इनकम क्या होता है? इनकम रिसीव्ड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड एराइज इन इंडिया और डीम्ड टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया। ये हो गया तुम्हारा इंडियन इनकम प्लस इनकम फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन। एक बिजनेस या फिर एक प्रोफेशन से आपको इनकम हो रहा है और ये इनकम आपको आउटसाइड इंडिया हो रहा है, बट ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। ये जो प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन सेटअप इंडिया में हो रखा है, उसको भी हम इंडियन इनकम के साथ ऐड करते हैं एंड देन वी गेट टोटल इंडियन इनकम। तो एक बार अनिमेश का टोटल इंडियन इनकम हम देखें, क्या वो 15 लाख से ज्यादा है या फिर अप टू 15 लाख से? सर अगर मैं उसका टोटल इंडियन इनकम चेक करूं ना, सर एक तो ना मेरे को ये रेंटल इनकम नजर आता है, एक ये जो आपका 2,96,000 वाला रेंटल इनकम है। उसके बाद मंथली उसे ये एक रेंटल इनकम आ रहा है 32,500। सर इन सबको आप टोटल इंडियन इनकम में इंक्लूड क्यों कर रहे हो? बिकॉज ऑल दिस रेंटल इनकम्स आर रिसीव्ड, ऑल दिस रेंटल इनकम्स आर एक्रूड from a property in India, hence this rental income will be considered as income deemed to be accrued arise in India, hence इनको हम इंडियन टोटल इंडियन इनकम में कंसिडर करने वाले, बिकॉज दिस आर इंडियन इनकम, तो टोटल इंडियन इनकम में आएंगे। अच्छा सर ये दोनों आ गया। अच्छा ये तो इंटू 12 होगा क्योंकि तो मंथली है ना, इंटू 12 जो भी आएगा। ओके नेक्स्ट अगर आप देखोगे, अच्छा ये जो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ कैनेडियन कंपनी 6,20,000, इसका 50% दैट इज 3,10,000। सर ये भी उसके टोटल इंडियन इनकम में इंक्लूड होगा बिकॉज दिस इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया। नेक्स्ट सर ये जो शेयर्स हैं एक इंडियन कंपनी के, लिस्टेड शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, यहाँ पर सर उसे जो भी कैपिटल गेन होगा, सर वो कैपिटल गेन भी उसका इंडियन इनकम में, इसके टोटल इंडियन इनकम में कंसिडर किया जाने वाला है, इंडियन इनकम होगा, हेंस इट विल बी कंसिडर्ड एज टोटल इंडियन इनकम। तो फिर सर यहाँ पर कैपिटल गेन कितना हो रहा है? सर शेयर्स को वो खरीदा था 100 रुपए में, बेच रहा है 480 रुपए में। सो उसका सर एफबीओसी तो 480 है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 ले लूं क्या? नहीं ले सकते, बिकॉज दिस listed shares has been acquired before 1st Feb 2018। इट मीन्स सर यहाँ पर ग्रैंड फादरिंग रूल एप्लीकेबल होने वाला है। सर ग्रैंड फादरिंग रूल क्या कहता है? आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो था अपना 100 रुपया, पॉइंट बी एफबीओसी जो है अपना 480 रुपया, एंड एफएमबी एज ऑन 31st Jan 2018। 31st Jan 2018 का जो एफएमबी है ना, अच्छा 31st Jan 2018 के
तीन प्राइस अपने को दे रखा है, हाईएस्ट प्राइस दे रखा है, एवरेज प्राइस दे रखा है, लोअर प्राइस दे रखा है। अपने को हाईएस्ट प्राइस कंसिडर करना रहता है फॉर फॉर लिस्टेड शेयर्स। For listed shares, FFB as on 31st Jan 2018 will be considered as the highest price quoted in the stock exchange, and stock exchange में जो highest price quote किया गया है on 31st Jan 2018 that is 300। so यहाँ पर मैं FMB as on 31st Jan 2018 300 कंसिडर करने वाला हूँ। बी के ये जो दो फिगर्स लिखे इन दोनों में से लोअर और ए और बी में से हायर जो आएगा दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हेंस योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 300 एंड इफ दिस इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 180। सर ये तो पर शेयर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। टोटल इधर कितने शेयर्स ट्रांसफर किए गए हैं? 10,000 शेयर्स। सो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 10,000 इंटू 180 दैट इज 18 lakhs। दिस इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये भी टोटल इंडियन इनकम में इंक्लूड होने वाला है बिकॉज दिस इज ए इंडियन इनकम एज दिस इनकम हैज बीन एक्रूड एराइज्ड फ्रॉम ए लिस्टेड शेयर्स ऑफ ए इंडियन कंपनी, हेंस इसको भी हम इनकम डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है सर, इट मीन्स अगर मैं उसका टोटल इंडियन इनकम देखूँ ना सर, टोटल इंडियन इनकम कहीं ना कहीं 15 लाख से ज्यादा ही आ रहा है। ओके वो 15 लाख से ज्यादा ही आ रहा है क्योंकि यार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही आपका 18 लाख का है, बाकी तो अदर इनकम्स हैं, तो ये 15 लाख से ज्यादा ही आ रहा है। इट मीन सर वो आपका कवर होने वाला है अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में। और अगर वो अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में कवर होने वाला है, अच्छा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हमने कर लिया। अच्छा अब अगर वो अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में कवर होने वाला है, अगर वो अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में कवर हो रहा है, इन दैट केस अगर उसे रेसिडेंट बनना है सर, दो कंडीशन से दो में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहला जो करंट प्रीवियस ईयर है, करंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर होना चाहिए। सेकंड दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई करना है और करंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 120 डेज और मोर होना चाहिए। एंड लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 365 डेज और मोर होना चाहिए इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। क्या वो कंडीशन ए कंप्लाई कर रहा है? सर करंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया कितने दिन का था? सर करंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 124 डेज का है। इट मीन सर वो ये कंडीशन तो कंप्लाई नहीं कर पा रहा है। क्या वो ये कंडीशन कंप्लाई कर पा रहा है? बिल्कुल कंप्लाई कर पा रहा है सर। करंट प्रीवियस ईयर में उसका जो स्टे इन इंडिया दैट इज मोर देन 120 डेज एंड लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया इज मोर देन 365 डेज बिकॉज लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 366 डेज है विच एक्सीड्स योर लिमिट ऑफ 365 डेज। हेंस मैं ये कह सकता हूँ वो कंडीशन बी को कंप्लाई कर रहा है। और अगर वो कंडीशन बी को कंप्लाई कर रहा है, अनिमेश विल बी कंसिडर्ड एज ए रेसिडेंट एंड अलॉन्ग विद दैट वो ऑटोमेटिकली रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाता है। मुझे लेवल 2 में जाने का जरूरत ही नहीं होता है। सो अनिमेश का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है दैट इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इनकम taxable under the head income from house property in the hand of Mr. Animesh for assessment year 26-27। assessment year 26-27 के लिए अनिमेश का इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आने वाला है? चलो एक बार देख लेते हैं। सर एक तो उसे एक रेंटल इनकम आ रहा है उसके, ये कनाडा वाला जो उसका एक हाउस प्रॉपर्टी है ना, वहां से सर उसे रेंटल इनकम आ रहा है। क्या ये रेंटल इनकम को मैं अनिमेश के हाथ में टैक्सेबल करूंगा? सर नहीं करूंगा। अनिमेश का जो रेसिडेंशियल स्टेटस हमने डिटरमाइन किया, अनिमेश का जो रेसिडेंशियल स्टेटस हमने डिटरमाइन किया दैट वाज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इट मीन सर उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है इंडियन इनकम एंड अलॉन्ग विथ इंडियन इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है इनकम फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और सेटअप्ड इन इंडिया। अब ये जो इनकम है, दिस इनकम हैज नॉट बीन रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, दिस इनकम हैज नॉट बीन accrued arise in India or deemed to be accrued arise in India, hence this rental income will not be taxable in the hand of Mr. Animesh who is a रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन सर इसके अलावा उसके और दो रेंटल इनकम भी है।
एक वो दिल्ली वाला फ्लैट और एक जो अरियर ऑफ रेंट उसे मिला है फॉर दैट रांची हाउस। उसका एक रांची में जो हाउस था जिसको वो बेच दिया था और वहां से उसे अरियर ऑफ रेंट मिला है, एक ये रेंटल इनकम है और एक रेंटल इनकम है उसके दिल्ली के फ्लैट का। सर क्या ये दोनों टैक्सेबल होने वाला है? जी बिल्कुल, बिकॉज बोथ दिस इनकम हैज बीन एक्रूड एंड एराइज इन इंडिया। बिकॉज जो आपका हाउस प्रॉपर्टी है वो हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड है, इंडिया में सिचुएटेड है, जहां से उसे रेंटल इनकम हो रहा है। हेंस इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दैट इज योर मिस्टर अनिमेश। ओके, सो अगर मैं दिल्ली वाले प्रॉपर्टी का बात करूं, सर वहां से उसे रेंटल इनकम आ रहा है 32,500 इंटू 12, दैट इज 3,90,000। अब यहाँ से सर लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स, लेकिन सर म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट होना चाहिए। क्या म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट हुआ? यस, विच इज पेड बाय मिस्टर अनिमेश। जब वो इंडिया आए तब वो पे कर लिया, तो म्यूनिसिपल टैक्स में लेस करूंगा। म्यूनिसिपल टैक्स लेस करने के बाद मेरे को एनएवी मिलेगा। अब इस एनएवी से मेरे को 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना है। अब सर जो 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर मैं कैलकुलेट करूं, दैट इज 1,05,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो गया। सर और क्या लेस करेंगे? सर इसके बाद अपने को लेस करना है एनी इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन। जी जी बिल्कुल सर, वो हाउसिंग लोन ले रखा था और उसके ऊपर उसका जो इंटरेस्ट था दैट इज 3,14,000। 3,14,000 का उसका जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है सर वो भी लेस करेंगे। सर ये सब कुछ लेस करने के बाद सर यहाँ पर तो लॉस आ रहा है, लॉस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी, that is 3,50,000 less 1,05,000 less 3,14,000, सर 69,000 का लॉस आ रहा है। अब सर दूसरा जो था आपका अरियर ऑफ रेंट था ना, अरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, सर वो भी टैक्सेबल होगा 2,96,000। सर यहाँ से तो एक मेरे को आपका 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है। सर इसका अगर 30% निकाल लूँ दैट इज 88800। अब ये 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद ये आ रहा है आपका 2,07,200, 2,07,200। अब जो अरियर ऑफ रेंट है, अरियर ऑफ रेंट से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद सर इतना टैक्सेबल हो रहा है अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और जो दिल्ली वाला फ्लैट है वहां से उसे इतना लॉस जनरेट हो रहा है दैट इज 69,000। क्या दोनों को एडजस्ट कर लो? जी बिल्कुल सर, यहाँ पर मैं ये 69,000 के लॉस को एडजस्ट करने के बाद जो नेट फिगर टैक्सेबल होने वाला है अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट इज 1,38,200, 1,38,200. So your option B. Sir, amount of capital gain which would arise in the hand of Mr. Animesh on transfer of shares of A Limited, जो इंडियन कंपनी था ना आपका A Limited, उसके जो 1,000 शेयर्स ट्रांसफर किए थे मिस्टर अनिमेश, उसके चलते उनके हाथ में कितना कैपिटल गेन होने वाला है? सर ऑलरेडी कैलकुलेटेड 18,000, ऑलरेडी हमने इसका कैलकुलेशन ऊपर कर रखा है। 18,000 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा जो टैक्सेबल होने वाला है 12.5% में अंडर द सेक्शन 112A। कंसिडरिंग योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 300, ये 300 का कैलकुलेशन कैसा है? बाय यूजिंग योर ग्रैंडफादरिंग रूल। चलो ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट, what would be the total income of Mr. Animesh for assessment year 26-27 if he exercise the option of shifting out of default tax regime and pay tax under normal provisions of the act? So वो normal provisions of the act में टैक्स पे करना चाहते हैं सर। उसका एक बार टोटल इनकम कैलकुलेट कर लो। सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने कैलकुलेट किया 1,38,200। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर हमने कैलकुलेट किया था 18 लाख रुपया। सर यहाँ से वो एक एग्जाम्पशन रहता है ना 1,25,000 का, सर वो कंसिडर नहीं करोगे क्या? बिल्कुल सर, वो एग्जाम्पशन 1,25,000 का मैं कंसिडर करूंगा, बट दैट एग्जाम्पशन ऑफ 1,25,000 इज कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ टैक्स कैलकुलेशन, नॉट एट द टाइम ऑफ इनकम कंप्यूटेशन। और यहाँ पर मैं इनकम कंप्यूटेशन कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना 1,25,000 का एग्जाम्पशन हम कंसिडर नहीं करने वाले यहाँ पर, बट जब टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तब जरूर करेंगे। चलो, एक तो ये दो इनकम आ गया, और सर कोई उसका इनकम है क्या जो उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है? हाउस प्रॉपर्टी का तो हो गया सर। ये कनाडा वाला हाउस प्रॉपर्टी से जो उसे रेंटल इनकम आया था सर वो तो टैक्सेबल नहीं होने वाला उसके हाथ में, बिकॉज ही इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन कनाडा, अच्छा अब ये कनाडा वाले बिजनेस से जो उसे प्रॉफिट हो रहा है, अब ये उसके हाथ में टैक्सेबल हो सकता है इफ दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। भले ही बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है कनाडा में, बिजनेस आपका ऑपरेट हो रहा है कनाडा में, वहां पर आपको प्रॉफिट एराइज हो रहा है, इट इज ए इनकम एक्रूड एराइजिंग आउटसाइड इंडिया, बट फिर भी ये रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल हो सकता है इफ दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, बट ऐसा कोई भी जानकारी अपने को नहीं दे रखा, हेंस ये अनिमेश के हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाला। इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स ऑफ ए कैनेडियन कंपनी दैट इज 6,20,000, और इसमें से 50% इंडिया में रिसीव हुआ है, और अगर 50% इंडिया में रिसीव हुआ है 50% बिल्कुल अनिमेश के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। अगर ये 50% इंडिया में रिसीव नहीं हुआ होता
कुछ भी अनिमेश के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, बिकॉज दिस इनकम इज नॉट accrued arising or deemed to be accrued arising in India. Okay, अब रिसीव हो रहा है 50%, so that 50% will be taxable, that is 3,10,000. नेक्स्ट और क्या रह गया सर, इनकम फ्रॉम एप्पल ऑर्चर्ड इन नेपाल, जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है और कॉन्ट्रैक्ट फी उसे 5 लाख रुपया मिलता है और ये 5 लाख रुपया वो रिसीव भी नेपाल में कर रखा है. सो यहाँ पर जो इनकम है, नाइदर दैट इनकम हैज बीन रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, nor that income is accrued arise in India or deemed to be accrued arise in India, hence ये भी उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाला. सो टैक्सेबल सर ये 3 चीजें होगा. एक बार इन सबका टोटलिंग कर लेते हैं. सर ये आ रहा है आपका 22,48,200. अब सर यहाँ से अपने को लेस करना है अगर कोई डिडक्शन से चैप्टर 6 है. सर चैप्टर 6 का मेरे को एक डिडक्शन नजर आता है, वो जो हाउसिंग लोन का वो रीपेमेंट किया था ना, हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल रीपेमेंट किया था 80,000. बिल्कुल सर ये 80,000 अपने को लेस करना है. वी विल रिड्यूस दिस 80,000. जस्ट ए सेकेंड, ये स्क्रीन थोड़ा स्लो हो रहा है. हाँ यस, तो ये 80,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये सॉरी नॉट स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये 80,000 का जो आपका डिडक्शन है अंडर चैप्टर 6 है, दैट इज अंडर सेक्शन 80C. ये जो 80,000 का उसने अपने हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट किया है, सर ये 80,000 का डिडक्शन उसे मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C. तो ये 80,000 अपने लेस करेंगे. ये 80,000 लेस करने के बाद जो उसका टोटल इनकम आएगा, दैट इज 21,68,200. दैट इज ऑप्शन डी. 21,68,200, your option D. What would be the tax liability of Mr. Animesh for assessment year 26-27 if he has opted out of default taxation? अब आपको उसका टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने बोल रहा है, और अगर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने बोल रहा है, ध्यान रखना भाई, सबसे पहली बात तो ये वाला जो इनकम है ना, ये टैक्सेबल होने वाला है स्पेशल रेट में, दैट इज 12.5%, एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग ए एग्जम्पशन ऑफ 1,25,000, और बाकी जो उसके इनकम है वो तो टैक्सेबल होने वाला है आपका नॉर्मल रेट में, दैट इज योर स्लैब रेट. ओके, सो एक काम करते हैं सर, ये जो इनकम है ना, ये जो उसका टोटल इनकम है ना, इसको सर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक तो सर आ गया आपका 18 लाख, और 18 लाख लेस करने के बाद जो बाकी रह गया, दैट इज 3,68,200. अब ये वाला जो है ना, ये सर टैक्सेबल होने वाला है एट द रेट 12.5%, बट ध्यान रखना आफ्टर ए एग्जम्पशन ऑफ 1,25,000. सो सबसे पहले 18 लाख से मैं माइनस करूंगा 1,25,000 जो आया, दैट इज 16,75,000. इसका अपने को कैलकुलेट करना है 12.5%. सर ये आ रहा है 2,09,375. अब ये वाला जो आपका 3,68,200 है, सर ये 3,68,200 टैक्सेबल होने वाला है स्लैब रेट में. सर अगर स्लैब रेट में टैक्सेबल होने वाला है, सबसे पहले तो सर अपने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इधर एडजस्ट करेंगे. सर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना रहने वाला है इस इंडिविजुअल के लिए, मिस्टर अनिमेश के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना रहने वाला है? सर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट उसके लिए रहने वाला है 3 lakhs, बिकॉज हिज एज इज 61 एंड ही इज ए रेसिडेंट सीनियर सिटीजन. रेसिडेंट तो है ही, सो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, हेंस उसका जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट है वो 3 लाख रहने वाला है. सो अप टू 3 lakhs देयर इज नो टैक्स. 68,200 के ऊपर टैक्स आने वाला है 5%, दैट इज 3,410. और इन दोनों को अपने ऐड करेंगे, 3,410 प्लस 2 lakhs 9,375. अब जो फिगर आया उसके साथ अपने को ऐड करना है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एंड इट इज कमिंग 2,21,296, 2,21,300, 2,21,300 राउंड ऑफ करने के बाद ये 300 आ जाएगा. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. सो योर आंसर्स आर बी, बी, ए, डी, बी, 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 ए, D, B. With this case scenario 22 is complete. Next मिलते हैं case scenario 23 में. चलिए, थैंक यू.